स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स that we can draw from this curve. So the first question rises, what is this binding energy per nucleon curve? So when we are plotting binding energy per nucleon on the y-axis and on x-axis we are plotting mass number on it, then that curve that is obtained, it is called binding energy per nucleon curve. अब ऐसा है कि हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में अराउंड अबाउट 120 एलिमेंट्स हैं, बट हम उसमें से सिर्फ 92 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाएंगे, बिकॉज उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स, दैट इज they are prepared by a process artificial transmutation. So जब हम ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इनमें बनाएंगे तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस और क्या कंक्लूजन आएंगी, पहले वो देखते हैं. पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि बाइंडिंग पर एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, अराउंड अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है. किसके लिए? हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स के लिए. सो फॉर हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ वेरी वेरी स्मॉल. फिर जैसे ही हम एटॉमिक मास 4 से 20 तक जाएंगे, we will be seeing there are certain peaks in the curve. और इन पीक्स के टॉप पे देखिए आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका n/p रेशो, एक रेशो होता है बेटा n/p रेशो. व्हाट इज दिस n/p रेशो? n is neutron, p is proton. Neutron to proton ratio is called n/p ratio. और ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो उन एलिमेंट्स के लिए 1 होगी. पहचानना कैसे है? तो उसको पहचानने का तरीका सिंपल है बिल्कुल. जिनमें भी एटॉमिक मास या मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल होता है उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बराबर होती है. जैसे ये देखिए एलिमेंट He2 प्रोटॉन है 2, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 - 2 2. कार्बन में C612, तो कार्बन अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 - 6 अगेन 6. तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन रेशो निकालेंगे n/p रेशो तो 1 आएगा. तो ऑन द टॉप ऑफ द पीक्स आप देख रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनका n/p रेशो तो 1 है, बट उनमें इवन प्रोटॉन्स हैं 2 4 2 6 8 10 इवन प्रोटॉन. और अगर आप इधर देखेंगे इन पीक्स के बॉटम पे, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे जिनका n/p रेशो 1 होगा या क्लोज टू 1 होगा, बट उसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. लाइक इधर होगा सपोज n714, तो है इसमें भी n/p रेशो 1 होगा, बट ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. तो वैसे ही हम इधर भी बना सकते हैं. लिथियम 37, यहाँ फ्लोरीन 919, तो n/p रेशो 1 तो नहीं होगा, क्लोज टू 1 होगा, बट इट इज़ हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फिर आफ्टर एटॉमिक मास 20 वी विल ऑब्जर्व कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, और फॉर आयरन इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, and after that it starts decreasing. Or for uranium 92 235 it attains a value of 7.5 mega electron volt per nucleon. तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम स्टडी करेंगे, उससे क्या क्या कंक्लूजन्स आए वो देखेंगे. बट पहले आप ज़रा एक बार फिर फोकस कर लीजिए इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व पे. देख लीजिए एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व. जो पहला है हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप,
फिर है 4-20 के लिए क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई, फिर 20 के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है अप टू आयरन, और फिर आयरन के बाद आपने देखा कि क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हमको याद रखनी है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन साथ साथ में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स दैट कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, तो फर्स्ट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर को क्या हुआ, हल्के, लाइक हाइड्रोजन, for lighter elements like hydrogen is small। तो बाइंडिंग एनर्जी लाइटर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और उसके आइसोटॉप्स के लिए बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर कम है तो उसके जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को बाइंड करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो हमने पढ़ा था जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो तो स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की कम होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी तो अब वो करेगा क्या। तो इधर से कंक्लूजन फर्स्ट निकला, दे हैव लेस स्टेबिलिटी सो दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने 10th में पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें आपने पढ़ा था फीजन एंड फ्यूजन। तो यहाँ पे जो लाइटर एलिमेंट्स हैं दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, लाइटर एलिमेंट्स जो हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, मतलब वो कम स्टेबल हैं। अब स्टेबल कम है तो वो अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर एग्जांपल देखिए आप 1H1 + 1H3 हाइड्रोजन के प्रोटियम और ट्रीटियम कंबाइन करेंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग He2 4 प्लस एनर्जी। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे ये हाइड्रोजन, ये आइसोटॉप इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1 के करीब थी, 1 + 1 अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब, बट जो हीलियम मिल रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 के करीब होती है। इट मीन्स बाई अंडरगोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन दे बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। और ये जो एनर्जी निकलती है बेटा ये कहाँ से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द चेंज इन मास एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। So this was the first observation and conclusion. Now comes the second observation and conclusion. तो second observation is जो आपने यहाँ देखी कि from atomic mass 4 to 20 there are certain peaks. तो certain peaks are seen from 4 to 20। और उसमें क्या देखा आपने, एट द टॉप ऑफ द पीक्स पे क्या देखा आपने कि देर आर द एलिमेंट्स हैविंग N/P⁴1, उनमें 1/P⁴1 था, बट कौन से प्रोटॉन्स थे, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये खास बात देखी कि जो पीक्स देखे गए एटॉमिक मास 4 to 20 उनमें खास बात क्या थी कि उनके टॉप पे जो एलिमेंट्स थे उनका N/P⁴1 था और उनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, और बॉटम पे जो एलिमेंट्स थे उनका N/P⁴1 और क्लोज टू 1 था, बट हैज़ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट उसमें कैसे प्रोटॉन्स थे, दैट वर हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इधर से कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये आया कि आपने 11th में अगर पढ़ा हो रेडियो एक्टिविटी तो हम बोलते हैं जिनका N/P⁴1 हो तो वो एलिमेंट स्टेबल होते हैं, बट यहाँ तो हमें N/P⁴1 और क्लोज टू 1 में तो 2 केसेस मिल गए। तो याद रखिएगा N/P⁴1 वाले या क्लोज टू 1 वाले स्टेबल होते हैं, बट
इस कर्व के हिसाब से जो इवन प्रोटॉन्स वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जिनमें ऑड प्रोटॉन्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। तो क्या इधर से कंक्लूजन निकला, एलिमेंट्स हैविंग n/p रेशो 1 और क्लोज टू 1 विद कौन से प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स with n/p ratio 1 but having odd number of protons। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आया। तभी हमें पीक्स मिले थे, क्योंकि जैसे ही हम इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जाएंगे पीक में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बढ़ेगा, फिर ऑड प्रोटॉन्स होंगे फिर नीचे आएगा, फिर इवन प्रोटॉन्स फिर ऊपर जाएगा, ऑड आएंगे नीचे आएगा, फिर इवन प्रोटॉन्स तो ऊपर। तो दैट्स वाई हमको पीक्स मिल रहे थे। तो अप टू फ्रॉम 4 to 20 एलिमेंट्स का n/p रेशो 1 और क्लोज टू 1 तो है, एलिमेंट्स सारे स्टेबल हैं, बट उनमें भी स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, इवन प्रोटॉन्स वाले में ज़्यादा स्टेबिलिटी, ऑड प्रोटॉन्स वाले में कम स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आफ्टर मास नंबर और एटॉमिक मास 40 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है राइज करता है एंड इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर आयरन के लिए वो मैक्सिमम हो जाता है। और कितना हो जाता है, एंड इट बिकम्स 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा किसकी है, आयरन की। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा, इट इज़ हैविंग द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, आयरन का। तो इधर से यही थर्ड कंक्लूजन आया, आयरन हैज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द पीरियोडिक टेबल। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, आफ्टर आयरन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब बढ़ता नहीं है, क्या करता है, डिक्रीज, एंड इट reduces, it attains, लिख लीजिए, and it attains a value of 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 92-235। तो ये देखा गया कि आफ्टर आयरन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करता है और यूरेनियम 92-235 के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करके 8.8 से डिक्रीज करके कितनी रह जाती है, जस्ट 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो अब इससे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला, तो इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला, इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, इट मीन्स वो अनस्टेबल हैं। सो हायर एलिमेंट्स अब वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, क्या करेंगे, हायर एलिमेंट्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। 10th में आपने पढ़ा था ना, लाइटर एलिमेंट्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन और उसके आइसोटॉप्स न्यूक्लियर फ्यूजन शो करेंगे, बट यूरेनियम विल अंडरगो न्यूक्लियर fission. So higher elements will undergo nuclear fission to increase their stability. चलिए ज़रा समझते हैं इसको ग्राफ से, पर पहले एग्जाम्पल देखते हैं।
एक एग्जांपल है यूरेनियम 92 235 पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है इट गिव्स बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टॉन 36 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स. This is the nuclear reaction for the fission of uranium 92 235. तो इससे हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास है 94 एंड बेरियम का है 139. तो ये देखिए ज़रा, पहले इस ग्राफ में ज़रा देखिए. तो इसमें अगर ये बेरियम और क्रिप्टॉन आएंगे तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास है 94, यहाँ पे कहीं आएगा, 139 कहीं यहाँ पे आएगा. तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कंपेयर टू यूरेनियम क्या होगी? ज़्यादा. इट मीन्स चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन, जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा रिएक्टेंट एलिमेंट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज़्यादा होगी. और ये जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है इधर या इधर प्रोडक्ट जो मिलता है, दिस आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई. तो क्या क्वेश्चन आता है इसमें? इन न्यूक्लियर फ्यूजन डॉटर न्यूक्लियाई आर डैश स्टेबल, तो दैट आर मोर स्टेबल. चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए पूछा हो चाहे फिजन के लिए, हमेशा प्रोडक्ट न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई दे विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल दैन द रिएक्टेंट वन. तो दीज वर द 4 ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व. सो नटशेल में एक बार फिर देखते हैं, दोबारा सुनिए ध्यान से. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन वाई एक्सिस, मास नंबर ऑन एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट उसमें हमने देखा हाइड्रोजन और आइसोटॉप्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ा कम है. जब कम है तो वो क्या करेंगे? दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए. देन फ्रॉम एटॉमिक मास 4 टू एटॉमिक मास 20 हमने देखा देयर आर सर्टेन पीक्स. पीक्स के टॉप पे भी एलिमेंट्स हैं जिनका N/P रेशो 1 है या क्लोज टू 1 है, और बॉटम पे भी एलिमेंट्स हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1 है और क्लोज टू 1 है. बट टॉप वालों में इवन प्रोटॉन्स हैं और बॉटम वालों में ऑड प्रोटॉन्स. इसका मतलब ये हुआ N/P रेशो 1 या क्लोज टू 1 दोनों एलिमेंट्स ही स्टेबल होते हैं, बट ऑड जिनमें इवन प्रोटॉन्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स जिनमें ऑड प्रोटॉन्स होते हैं. उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 20 से ज़्यादा होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइज करना स्टार्ट हो जाता है और आयरन के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है विच इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में आयरन हैज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. एंड फिर उसके बाद हमने देखा ग्राफ में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है और यूरेनियम के लिए उसकी वैल्यू जो है इट रिमेन्स आउट टू बी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. इसका मतलब जो हैवियर एलिमेंट्स हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनस्टेबल हैं. तो वो क्या करेंगे? दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन से वो स्टेबल होंगे. इसका मतलब जो डॉटर एलिमेंट्स न्यूक्लियाई उसमें ऑब्टेन होंगे दे विल बी हैविंग मोर binding energy per nucleon. So this was all about binding energy per nucleon and its observation and conclusions. Thank you.